Hello students, I am CA Pragnesh Kanabar and this is an SOS video. Emergency में issue किया जा रहा वीडियो है for chapter 3 risk assessment and internal control at CA inter level, which is giving lot of trouble to the students. Now if you are looking at this video, obviously ये exam day का revision video है, then obviously you don't have time कि आप 100% chapter 3 को cover करो. But at the same point of time जब हम ICI का weightage देखते हैं, then in that case 8 to 12 मार्क्स का रेंज का वेटेज देके रखा है. सो लेट अस से अगर एवरेज भी निकालो, सो कहीं ना कहीं मीडियन उसका 10 मार्क्स का निकलता है. एंड दैट इज व्हाई वी कैन नॉट लिव इट इन ऑप्शन आल्सो. So I know that with limited preparation, you want to score maximum possible marks in chapter 3. All right. Because अगर एकदम ही जीरो बैठ गया, then there is a problem. मैं notes लाया हूँ, techniques लाया हूँ, tips लाया हूँ, all right. And with the in the next 30-40 minutes or so, you're going to feel super confident in on chapter 3 risk assessment and internal control. खाली मुझे सुनते जाइए. All right. So I am sharing my screen now so that we can discuss the notes. Now what I have done, based upon my past experience, based upon module questions and stuff. अगर मैं module questions plus past attempt questions देखूं, then in that case entire chapter 3 कहीं ना कहीं क्वेश्चन उसमें इधर उधर आया हुआ है. But obviously that is not the time that we have now. All right. So the first priority will be कि module questions का analysis किया है. And based upon the module questions, मैंने ये वाली notes में M mark करके रखा हुआ है. As you can see, a very dark marking of M over here. That tells you कि it is a module question. And जहाँ पे भी M mark किया हुआ है, so that matter is important. वो module question है, उसका ध्यान रखना है हमें. बस इतने जो questions है उस पे confident रहना जरूरी. Let me tell you, अगर 10 to 12 marks के question आते हैं from chapter 3, then it is obvious that either all or some has to be from module question. Some तो has to be from module question. 100% नया syllabus नहीं आता. ऑलराइट, बिकॉज मॉड्यूल ने भी काफी सारे क्वेश्चंस रखे हुए हैं. ओके, सो इट इज माय हम्बल रिक्वेस्ट कि अब मैं जो कंसेप्ट करा रहा हूँ वो कंसेप्ट को आप अच्छे से कर लो, सो दैट यू आर सेफ इन चैप्टर 3 एंड आपको ये फीलिंग से ना आ जाओ दैट यू हैव कंप्लीटली लेफ्ट इट इन ऑप्शन. ऑलराइट, तो चलो, व्हेन वी टॉक अबाउट चैप्टर 3 रिस्क असेसमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल, इतने टोटल डिस्कशंस है, सो दीज नोट्स कंटेन एवरीथिंग. हाउएवर आई विल बी फोकसिंग ऑन द extremely important points which I have marked based upon my experience. All right, and it will cover your entire module questions. Don't worry about it. मॉड्यूल में चाहे एमसीक्यू हो, चाहे करेक्ट इनकरेक्ट हो, चाहे ब्रीफ आंसर हो, सबसे पहले तो ये कंसेप्ट के पीछे बहुत पड़े हुए वो लोग. कंसेप्ट ऑफ ऑडिट रिस्क. ऑलराइट, वी विल वेरी क्विकली फिनिश दिस कंसेप्ट. ओके, व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ ऑडिट रिस्क? कि भाई अगर मैंने गलत ओपिनियन दे दिया तो व्हाट इफ आई गिव अ रॉन्ग ओपिनियन. बट मैं क्या बोल रहा हूँ, सुनो ना. रॉन्ग ओपिनियन के रियलिटी वर्सेस रिपोर्ट. ऑलराइट, एक होता है, थोड़ा स्लो जाना पड़ेगा बट स्टिल एट अ गुड पेस. ऑलराइट, एक होता है, रियलिटी ये है दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर नॉट शोइंग अ ट्रू एंड फेयर व्यू, एंड आपने रिपोर्ट में लिख दिया दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर शोइंग अ ट्रू एंड फेयर व्यू, यानी कोई गड़बड़ नहीं. सेकेंड ये होता है दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर शोइंग अ ट्रू एंड फेयर व्यू, बट रिपोर्ट में आपने लिख दिया दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर नॉट शोइंग अ ट्रू एंड फेयर व्यू. सेकेंड वाला प्रॉब्लम विल हैपन ओनली इफ यू आर अंडर some drugs, alcohol, or something like that. All right, otherwise this should not happen. Okay. Because when it is showing a true and fair view, why are you writing that it is not showing a true and fair view? So this is not practicable. All right, and that is why when it comes to the concept of audit risk, वो लोग सिर्फ यही चीज की बात करते हैं, सिर्फ फर्स्ट वाली पॉसिबिलिटी की ही बात करते हैं. दैट रियलिटी है दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर नॉट शोइंग अ ट्रू एंड फेयर व्यू, एंड रिपोर्ट में आपने लिख दिया दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर शोइंग अ ट्रू एंड फेयर व्यू. सो व्हाट इज द एंटायर इंग्लिश? I gave a wrong opinion. The risk that I may give a wrong opinion when there is a material misstatement, यानी I did not find it, मेरे से रह गया हो. और हाँ, so risk of expressing inappropriate opinion when financial statements are materially misstated. सर ये ब्रैकेट में क्या लिखा हो छोड़ो. Risk of expressing inappropriate opinion when financial statements are materially misstated. बोलो, risk of expressing inappropriate opinion when financial statements are materially misstated. Yes sir, yes sir, yes sir. All right, now listen to me. यहीं से एक और क्वेश्चन बन के आता है कि what is not included in audit risk. All right, what is not included in audit risk? Risk of expressing inappropriate opinion when financial statements are not materially misstated. यानी सब कुछ बराबर है, everything is okay, फिर भी मैं बोल दूँ, still I say that सब कुछ गड़बड़ है. All right, that kind of discussion is not included.
So what is included? Risk of expressing inappropriate opinion when financial statements are materially misstated. All right, not included में उल्टा लिख देना, बात खत्म हो गया. Now listen to me, common sense, common sense. Imagine, और ये इसके ऊपर बहुत प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, इसलिए यू हैव टू प्रैक्टिकली इमेजिन. इमेजिन आपको डीमार्ट का ऑडिट मिला है, डीमार्ट का ऑडिट, डीमार्ट का ऑडिट. डीमार्ट में द फर्स्ट थिंग दैट कम्स टू माइंड इज इन्वेंटरी, इन्वेंटरी कैश, कैश इन्वेंटरी, इन्वेंटरी कैश, इन्वेंटरी कैश. दोनों में मिस अप्रोप्रिएशन हो सकता है. व्हाट कैन गो रॉन्ग, व्हाट कैन गो रॉन्ग, मिस अप्रोप्रिएशन हो सकता है. सैलरी, सैलरी, वेजेस, वेजेस, आई मीन सैलरी टू द एम्प्लॉइज एंड स्टफ, वहां पे क्लरिकल एरर्स हो सकते हैं. यस यस यस, सो मच ऑफ स्टफ. सो व्हेन यू आर थिंकिंग व्हाट कैन गो रॉन्ग, ऑलराइट, कोई भी एंटिटी के अंदर व्हाट कैन गो रॉन्ग, दैट इज इनहेरेंट रिस्क. ऑलराइट, like risk of cash misappropriation, risk of inventory misappropriation. Inherent risk में we don't think too much about the system, alright? Just simply what can go wrong. But DMART also knows कि यार इसके अंदर cash misappropriation, inventory misappropriation, salary clerical errors, attendance errors, ये सब हो सकता है. And that is why they have implemented internal control system, that biometric access वाला system, swipe card वाला system for the employees. Then inventory and stuff पे electronic tagging है, alright, that scanned bill and stuff. They encourage online payments. Oh ho. So they have implemented internal control system. बट ये सिस्टम भी तो फेल हो सकता है. सो दैट इज कॉल्ड एज कंट्रोल रिस्क. व्हाट इफ कंट्रोल फेल्स? नाउ लिसन टू मी वेरी केयरफुली. अगर डीमार्ट के एम्प्लॉयज ने गड़बड़ की एंड डीमार्ट के कंट्रोल्स फेल हो गए, द व्हेन दीज टू थिंग्स हैपन टुगेदर, ऑलराइट, देन there will be a risk of material misstatement in the financial statements. Students, I am recording from my house, so if there is some disturbance of noise here and there, please ignore. ये एक इमरजेंसी में बच्चों के रिक्वेस्ट पे इशू किया जा रहा वीडियो, सो स्टूडियो जाने तक का टाइम नहीं था. ऑलराइट, तो चलो कमिंग बैक. सो इनहेरेंट रिस्क मींस व्हाट कैन गो रॉन्ग, कंट्रोल रिस्क मींस व्हाट इफ कंट्रोल फेल्स. एंड दोनों का जो कॉम्बिनेशन होगा तब जाके होगा रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. ये याद रखना बच्चों, इनहेरेंट रिस्क इनटू कंट्रोल रिस्क मल्टीप्लाइड बाय कंट्रोल रिस्क विल लीड टू रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट. ऑलराइट, सो अगर डीमार्ट में 50% चांसेस है एरर्स के एंड 40% चांसेस है कि कंट्रोल फेल हो जाएंगे. सो 100 में से 50 टाइम्स एम्प्लॉयज एरर करेंगे एंड 50 में से 60% डिटेक्ट हो जाएगा, यानी 40% रह जाएगा. राइट, सो 50 में से 20, 40% ऑफ 50, वो उतना द एरर्स में नॉट बी डिटेक्टेड. So logically also I'm explaining, come on man, वैसे तो अभी तो बाय हार्ट ही करो at this point of time, that risk of material misstatement is equal to inherent risk into control risk. So ROMM is a combination of inherent risk and control risk. Very very important concept. All right, okay. Then अब ऑडिटर की एंट्री होती है. ऑडिटर परफॉर्म्स प्रोसीजर्स ऑन सैम्पलिंग बेसिस, सैंपल के ऊपर प्रोसीजर्स परफॉर्म करता है. ऑडिटर में ओवरलुक सर्टेन मैटर्स, ऑडिटिंग आल्सो सफर्स फ्रॉम लिमिटेशंस, एंड दैट इज व्हाई कौन सा रिस्क आ जाता है? डिटेक्शन रिस्क. काफी बार सैंपल ही बराबर नहीं होता तो सैंपलिंग रिस्क, सैंपल बराबर होता है पर दूसरे रीजन की वजह से प्रॉब्लम होता है, नॉन सैंपलिंग रिस्क. ये सब की वजह से क्या आ जाता है? डिटेक्शन रिस्क. सो दैट इज डीआर. जब रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट यानी डीमार्ट के फाइनेंशियल्स में गड़बड़ हो गया एंड ऑडिटर वाज नॉट एबल टू डिटेक्ट इट, ऑलराइट, डिटेक्शन रिस्क. व्हेन बोथ ऑफ दीस थिंग्स हैपन टुगेदर, अ कॉम्बिनेशन, देन बन के आता है ऑडिट रिस्क. बिकॉज देन फाइनली ऑडिटर से रह जाएगा मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स, ऑडिटर में मिस आउट ऑन मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स, एंड दैट इज द रीजन दैट देयर विल बी अ रिस्क ऑफ एक्सप्रेसिंग इनअप्रोप्रिएट ओपिनियन व्हेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर मटेरियली मिसस्टेटेड. ऑलराइट, सो वन मोर टाइम. Inherent risk into control risk is equal to ROMM. ROMM into detection risk is equal to audit risk. Therefore, audit risk is equal to डीमार्ट के एम्प्लॉयज ने गड़बड़ की, डीमार्ट के कंट्रोल्स फेल हो गए एंड ऑडिटर भी फेल हो गया. श्रीवल्ली. सो इनहेरेंट रिस्क इनटू कंट्रोल रिस्क इनटू डिटेक्शन रिस्क. इनहेरेंट रिस्क इनटू कंट्रोल रिस्क इनटू डिटेक्शन रिस्क, वन ऑफ देयर फेवरेट फॉर एमसीक्यूज. ध्यान रखना, फाइनल से में ऐसा किया है कि control will internal control system implemented by DMART will detect the errors up to 70%. यानी फेलियर का चांसेस 30%, डायरेक्ट कंट्रोल और 70%, तो कंट्रोल रिस्क 70% मत लेना ना. कंट्रोल रिस्क इज द फेलियर चांस. ऑलराइट, सो प्लीज हिडन एडजस्टमेंट, प्लीज बी केयरफुल व्हेन इट कम्स टू दिस. ऑलराइट, अब मेरे को एक सिंपल कॉमन सेंस की बात बताओ. स्टूडेंट्स ओवर हियर, टेल मी, अगर ऑडिटर जब अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एंटिटी, इंटरनल कंट्रोल, ये सब चीजों का ऑडिटर जब अंडरस्टैंडिंग लेता है, एंड इफ ही कम्स टू नो, हाँ हाँ, ऑब्वियसली आइडिया आ जाता है दैट हियर थिंग्स सीम टू बी वीक, यहाँ पे द कंट्रोल्स आर स्ट्रांग. सो अगर उसको लगता है दैट इन सम एरियाज रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट इज हाई, देन ऑडिटर विल बी मोर अलर्ट, he'll be more worried. That is why he will take additional effort. One more time, that is, I will take additional effort.
एंड दैट इज व्हाई he will try to reduce his chance of failure. जैसे इस वक्त आप एडिशनल एफर्ट लेके अपना चांस ऑफ फेलियर को reduce कर सकते हो, पर 100% गारंटी तो कोई नहीं दे सकता. एंड दैट इज व्हाई ऑडिट रिस्क जो है वो जीरो नहीं हो सकता, बट ऑडिटर विल ट्राई टू कीप इट एज लो एज पॉसिबल एट एन एक्सेप्टेबली लो लेवल. सो वन मोर टाइम, इफ रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट इज हाई, ऑडिटर विल टेक more effort, he will perform more procedure, he will reduce the chance of failure detection risk, and that is why automatically he will also reduce audit risk. Reduce audit risk ऐसा इंग्लिश में रखना, बोलना audit risk should be kept at an acceptably low level. Am I clear with this? Yes sir, yes sir, yes sir. So that is your concept of audit risk practically explained to you. अब अगर आप illustration 1 जाके देखोगे in chapter 3 risk assessment and internal control, आप easily solve कर पाओगे. In fact, test your understanding first, second and third question. All right, this also I recommend, please do it. Easily solve कर पाओगे. All right, but listen to me. ये पूरा conceptual MCQ practical thing done. Exams, theory. अगर थियरी में आता है तो थोड़ा थोड़ा लाइन से याद रखो. Inherent risk, simple English, what can go wrong? Technical English, susceptibility of an assertion to a misstatement. आराम से आएगा आएगा, वेट. That could be material before consideration of any related controls. Simple. आज अगर आपके घर पे कोई ना हो देखने वाला, if there is no one to watch over you, what kind of fun you will have? That is inherent risk. So if there are no controls, how much errors and fraud employees can commit? That is inherent risk. All right. So one more time, susceptibility of an assertion to a misstatement before consideration of related controls. Bolo, susceptibility means exposed to weakness. Of an assertion means the transaction balance disclosure, the item. The susceptibility of an assertion to a misstatement before consideration of related controls. That is inherent risk. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Now, what is control risk? Very simple. The risk that a misstatement that could occur in an assertion, all right, कोई मिसस्टेटमेंट अगर प्रिवेंट नहीं होगा, डिटेक्ट नहीं होगा, करेक्ट नहीं होगा ना टाइमली बेसिस, तभी जाके कब बोले कि कंट्रोल फेल हो रहा है. सो उसका जो रिस्क है दैट इज कंट्रोल रिस्क. ओके. रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ इनहेरेंट रिस्क एंड कंट्रोल रिस्क. लेकिन एक और लाइन लिखना हो तो इट इज अ रिस्क दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर मटेरियली मिसस्टेटेड प्रायर टू ऑडिट. एंड डिटेक्शन रिस्क इज द रिस्क, ऑलराइट, कि प्रोसीजर्स परफॉर्म बाय ऑडिटर will not detect a misstatement that exists. बस, it is that risk. इतना इतना तो थोड़ा याद रखो. When it comes to all the risk, एक स्क्रीनशॉट ले लो इसका. Alright. Okay. Now, what is not included in audit risk? Very, very practical and very, very important and very, very scoring. कि actually everything is okay, फिर भी मैं बोलूँ गड़बड़ है. Such kind of insane thing is not included. The risk that auditor expresses an opinion that financial statements are materially misstated when they are not. Alright. ऐसे में याद करना. Okay. So that is nothing but not included in audit risk. Okay? Second, audit risk है ना, it is a term which relates to process of auditing. It is not a business term कि पैसा नहीं दिया client ने, नाम खराब हो गया, damage to reputation. Alright? So it is not talking about auditor's business risk. So please be careful with these 2 points about what is not included in audit risk. इतना मॉड्यूल के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए इंपॉर्टेंट है. देयर आर मोर पॉइंट्स ऑन ऑडिट रिस्क, बट फ्रैंकली स्पीकिंग यू कैन मूव अहेड विद दिस नाउ. ऑलराइट, इतना, बिकॉज दिस इज एन एसओएस इमरजेंसी वीडियो एंड आई वुड लाइक टू रेस्ट्रिक्ट इट टू दैट. ऑलराइट. नाउ जब हम आगे जाते हैं पूरे चैप्टर के लिए, ये क्या है, ये रिस्क असेसमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस चैप्टर? पूरे चैप्टर के लिए इतना बेसिक्स तो यू शुड ऑलवेज रिमेंबर. कुछ भी रिस्क असेसमेंट का है ना, एटलीस्ट इतना लिख दो. लेट मी टेल यू, 9 out of 10 times 1 or 2 lines with the suggested answer it will tell you that as we talk about risk assessment and internal control, it is nothing but understanding the business, the entity, the systems, the controls, what can go wrong, how much can go wrong. That means analyzing wrong, what is wrong, risk of material misstatement. What can go wrong in salary? What can go wrong in inventory? What can go wrong in cash? इसको बोलते हैं माइक्रो एनालिसिस, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट एट असर्शन लेवल. देन व्हाट कैन गो रॉन्ग इन द ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. जैसे कंपनी इज गोइंग टू अप्लाई फॉर लिस्टिंग. अब जब कंपनी लिस्टिंग के लिए अप्लाई करने वाली है, फाइनेंस रेज करने के लिए अप्लाई करने वाली है, तो पूरा का पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में गड़बड़ हो सकता है. Alright, so everyone over here, please, 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 ये definition by add करो. Risk assessment procedure means audit procedures performed to do what? To obtain an understanding of the entity. First, let me understand their business, ताकि what can go wrong, inherent risk समझ में आए. Then let me understand their internal control and accounting system, so that मुझे control risk समझ में आए.
Then I will be able to understand risk of material misstatement, what can go wrong, how much can go wrong, where there can be fraud, where there can be error. And risk of material misstatement जो है, it exists at two levels, at financial statement level and at assertion level. Assertion level है cash misappropriation, inventory misappropriation, salary clerical errors, ये सब assertion level है. And financial statement level when the company is going to apply for listing, when there is a doubt over the management itself, management की integrity वगैरह ये सब पे, तो पूरे की पूरे entire financial statements पे you start developing a doubt. All right. So that is called as RMM at financial statement level. One more time. Let me understand the business. Let me understand the system. Let me find out wrong at assertion level, at FS level, at assertion level, at FS level. Now that is nothing but what? Risk assessment procedures. All right. कुछ भी रिस्क असेसमेंट को लेकर पूछे ना, रिस्क असेसमेंट वर्ड दिख गया कि ये शुड बी देयर इन योर आंसर. ओके, ऐसे 315 का रेफरेंस और ये होना चाहिए, इससे 1 मार्क गारंटी आपको मिलता है. देन जब मैं आगे बढ़ा इन द मॉड्यूल क्वेश्चंस एंड स्टफ, ऑलराइट, तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आई सॉ. सी, व्हेन वी आर परफॉर्मिंग रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स, तो उसमें ना वी डोंट टेस्ट, इंस्पेक्ट, चेकिंग, ये सब नहीं चेक. ऐसा एक एक डॉक्यूमेंट वी डोंट कीप ऑन चेकिंग, वी आर जस्ट ट्राइंग टू ऑब्टेन एन अंडरस्टैंडिंग. तो रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर में कौन सी टेक्निक्स यूज होती है? यू कैंट से कंफर्मेशन, रिकैलकुलेशन, ये सब कहाँ यूज होगा यार? We are just trying to understand things. So what are the techniques that are used in risk assessment procedure? IO, IO, inquiries, analytical procedures, observation and inspection. Inspection लिखा है, but it is along with little bit inspection along with the observation. But wait, logically समझो. Inquiries of management, those charged with governance, internal auditor, accounts department, all right. वो ठीक है, वो कोड वर्ड है, मोती या तमिल कोड वर्ड है. TCWG, accounts department, all right, marketing and sales personnel, internal auditor, लीगल काउंसिल और वो सब, दैट इज फाइन. और ये सब की इंक्वायरीज करनी है. ओके, बट लॉजिकली लेट मी एक्सप्लेन दिस एनालिटिकल प्रोसीजर्स. प्लीज बी वेरी वेरी केयरफुल नाउ व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. एनालिटिकल प्रोसीजर्स मतलब क्या होता है? रेशियोज, कंपैरिजन, ट्रेंड एनालिसिस. ऑलराइट, अब मेरी बात सुनो. तो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन, अगर मैं फाइनेंशियल ईयर 24-25 का ऑडिट कर रहा हूं एंड इफ आई एम चेकिंग सैलरी वर्सेस टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, ऐसे टोटल टोटल का एनालिसिस करना, रेशियोज, कंपैरिजन निकालना, दिस इज एनालिटिकल प्रोसीजर. एमसीक्यू, ये एनालिटिकल प्रोसीजर्स कौन सी है? सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर्स की रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर? ये क्या पूछ लिया? नाउ लिसन टू मी. रेशियोज, कंपैरिजंस एंड ट्रेंड एनालिसिस जो होता है वो इट इज यूज्ड एट स्टार्टिंग स्टेज भी यूज होता है एंड टेस्टिंग कंप्लीशन स्टेजेस में भी यूज होता है. क्या बात कर रहे हो सर? हाँ, लिसन टू मी वेरी केयरफुली. लास्ट 5 years का ट्रेंड एनालिसिस किया, देखा प्रॉफिट्स आर डिक्लाइनिंग, मैनेजरियल रेम्युनरेशन इज इंक्रीजिंग, डेट इक्विटी रेशियो 19:1 हो चुका है, कंपनी इज बोरोइंग एट 8%, लेंडिंग एट 7%, पिछले 5 साल से ऐसा चल रहा है. माय गॉड, दिस ईयर आई हैव टू बी वेरी अलर्ट. ये तो मुझे नया क्लाइंट मिला है कि फ्रॉड मिला है. आई हैव टू बी वेरी अलर्ट. माय गॉड, ये जो पिछले 5 साल का ट्रेंड एनालिसिस किया, उससे आपको आइडिया है व्हाट कैन गो रॉन्ग इन द करंट ईयर एंड यू केम टू नो दैट यू हैव टू बी मोर अलर्ट. इसको कहते हैं यूजिंग एनालिटिकल प्रोसीजर्स एज रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर. लेकिन करंट ईयर के बीच में कुछ टेस्ट करने के लिए अगर आप यूज करते हो एनालिटिकल प्रोसीजर्स, देन दैट इज सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर्स, जो टेस्ट ऑफ डिटेल्स के साथ यूज की जाती है. तो ये ऐसे 520 है. ये सेम चीज चैप्टर 4 ऑडिट एविडेंस में मैंने बताई हुई है, जो 6 चैप्टर्स का कंबाइंड रिवीजन डाला है. एंड देन रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स, जो भी ये मैंने बताया कि हाउ टू यूज एनालिटिकल प्रोसीजर्स एज रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स, ऑलराइट, ये यहाँ पे दिया है. आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट. यस सर, यस सर, यस सर. एंड वही मॉड्यूल ने पूछा है. तो अगर मैं ऐसा ट्रेंड एनालिसिस करता हूँ, रेशियो एनालिसिस करता हूँ पिछले इतने सालों का, जिससे मुझे पता चलता है व्हाट कैन गो रॉन्ग इन द करंट ईयर. जैसे डेट इक्विटी रेशियो 25:1 है, तो देयर इज अ थ्रेट टू गोइंग कंसर्न इन द करंट ईयर. ऑलराइट, तो ये सब कौन सी प्रोसीजर्स है? एनालिटिकल प्रोसीजर्स एज रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स. ओके, तो थोड़ा बहुत आपको इंग्लिश आना चाहिए इसमें. It will help you to identify unusual transaction events, amounts, ratios, and trends that might indicate matters that have audit implications. Analytical procedures performed as risk assessment procedures may include both financial and non-financial information. हेलो सर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर से जो भी इंफॉर्मेशन लेते हो दैट इज फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन. बाकी इंडस्ट्री डेटा ने ये वो जो भी लेते हो दैट इज नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन. सो नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इज ऑपरेशनल इंफॉर्मेशन. फिगर तो उसके अंदर भी होता है, राइट. बट
फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर से लिया फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, एनीथिंग आउटसाइड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, एनी अदर डेटा टेकन दैट इज नॉन फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन. So two lines, it will help us to find out unusual transactions, events and stuff, and it will use both financial and non-financial information. All right, okay. एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि जब आप एग्रीगेट ऐसा ट्रेंड एनालिसिस करते हो, इट इज एक एग्रीगेट लेवल पे होता है. नाउ व्हेन आई सी योर मार्कशीट एट एग्रीगेट लेवल, एंड अगर उसमें कुछ गड़बड़ है एंड आई स्टार्ट जजिंग यू, इट इज नॉट करेक्ट. बट इट इज पॉसिबल दैट एट इंडिविजुअल लेवल इन सम सब्जेक्ट्स यू आर वेरी स्ट्रांग एंड वन और टू सब्जेक्ट्स यू मे बी वीक. सो प्लीज अंडरस्टैंड कि एग्रीगेट जो एनालिसिस होता है उससे एग्जैक्ट चीज पता नहीं चलती. यू कैन जस्ट गेट एन इंडिकेशन अबाउट ROMM. एनालिटिकल प्रोसीजर्स का बेस्ट यूज होगा व्हेन यू एक्चुअली यूज इट विद इंक्वायरीज, व्हेन यू कोरिलेट इट विद अदर इंफॉर्मेशन. अगर आप ये 3-4 पॉइंट्स लिख पाए, आई विल बी वेरी वेरी हैप्पी. हाउ टू यूज एनालिटिकल प्रोसीजर्स एज रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, MCQ में भी पूछा है एंड इट इज देयर इन योर मॉड्यूल क्वेश्चन आल्सो. ऑलराइट, ओके. सो प्लीज बी केयरफुल विद दिस. और बाकी ऑब्जर्वेशन तो किसका करना होता है. ऑलराइट, ये देखो, ड्रॉप डॉक्यूमेंट्स, रिपोर्ट्स, ऑपरेशंस और एंड प्रीमाइसेस. मैं जाके विजिट करते ना, अपन पूरा पूरा बैठ करने की जरूरत नहीं. ऑलराइट, सो ये टेक्निक्स में से मॉड्यूल क्वेश्चन इज अबाउट एनालिटिकल प्रोसीजर, बट मैं बिकॉज आई वाज टीचिंग टेक्निक्स, सो पूरा ही पढ़ा दिया वो टेक्निक्स पर. ऑलराइट, नाउ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर MCQs अक्रॉस सारे चैप्टर से काम आता रहता है. कभी भी आपको दो क्वेश्चन याद रखना. सिग्निफिकेंट रिस्क वर्ड है, गिव एग्जांपल्स ऑफ सिग्निफिकेंट रिस्क. Or you get a question B, give examples of areas that require special audit consideration. All right, special audit consideration. Second, significant risk. इसमें से कुछ भी आता है, please remember the word fraud, Oscar. All right? ये जो रिस्क है, the list of these risk, it is nothing but significant risk. ROMM due to fraud, ROMM in outside the normal course of business transactions like manufacturing entity giving loans. Oh, ROMM in subjective estimates like Reliance Industries Limited में सोचो estimation of oil and gas reserves, कितना complex estimate है. Alright. Okay. Then C for complexity. So subjectivity, complexity में one more example is amalgamation, merger, business combination transactions. Alright. Then A for नया accounting standards आया, नया इंडेक्स आ गया, accounting developments. Alright. And R for related party transactions. Okay, so fraud, Oscar, examples of significant risk or areas that require special audit consideration. Then second module question is, क्या हम सब ये मानते हैं दैट जो नॉन रूटीन ट्रांजैक्शंस होते हैं, इन नॉन रूटीन ट्रांजैक्शंस नॉर्मली द रिस्क इज हाई. यस यस, अनयूजुअल ट्रांजैक्शंस, नॉन रूटीन ट्रांजैक्शंस, नॉन रिकरिंग ट्रांजैक्शंस, ये रिस्क हाई क्यों होता है? व्हाट आर द रीजंस? रीजंस आर MC नेचर, बिकॉज ऑफ MC नेचर. सर MC, अरे मैनेजमेंट इंटरवेंशन, मैन्युअल इंटरवेंशन. एक तो मैनेजमेंट इंटरफेयर करता है दैट आई वांट टू सी दिस अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ओनली, नहीं इसका प्रोविजन मत बनाओ, ये मत करो. नॉन रूटीन ट्रांजैक्शंस पे दे कीप ऑन इंटरफेयरिंग. थिंक अबाउट अमालगमेशन, बिजनेस कॉम्बिनेशन, नॉन रूटीन ट्रांजैक्शन. ऑलराइट, देन इसका ना कोई ऑटोमेटेड सिस्टम नहीं होता नॉन रूटीन का. इट इज अ मैनुअल डेटा कलेक्शन एंड स्टफ, सो दैट कैन बी अ प्रॉब्लम. ऑलराइट, सो एम कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस आर इन्वॉल्वड. एंड नेचर ही ऐसा होता है नॉन रूटीन ट्रांजैक्शंस का कि बाय डिफॉल्ट द इनहेरेंट रिस्क इज हाई एंड इट इज वेरी डिफिकल्ट टू इंप्लीमेंट सिस्टम, बिकॉज नॉन रूटीन के लिए आपके पास एक रेगुलर सिस्टम इंप्लीमेंट करने का कॉस्ट भी नहीं होता, टाइम भी नहीं होता. Yes, 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 yes. So logically, please understand that why it is the risk is high in non-routine transaction. देन बार बार क्या बोलता हूं मैं, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर में बार बार क्या बोलता हूं, अंडरस्टैंड द एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट, फिर इवैल्यूएशन ऑफ सिस्टम. इसलिए पहले अंडरस्टैंड द एंटिटी एंड एनवायरनमेंट है एंड देन इवैल्यूएशन ऑफ द सिस्टम. बट वी आर लुकिंग एट मेन मेन मॉड्यूल क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट एरियाज ओनली. अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट. एक तो कौन सी चीज का अंडरस्टैंडिंग लेना है? अरे ऑडिटर कौन सी चीज का अंडरस्टैंडिंग लेता है? कोई भी क्वेश्चन आता है, अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट, नॉलेज ऑफ क्लाइंट्स बिजनेस, हाउ टू टेक इट, व्हाट टू अंडरस्टैंड. ऑलराइट, देन इन दैट केस यूज द कोड वर्ड लॉ नफो या लाई नफो. इसका मैंने रिवाइज कोड वर्ड बनाया, लाई नफो. ऑलराइट, सो लाई, लुक एट दिस. इवन जब बिजनेस समझना है कंपनी का, तो सबसे पहले तो लॉ समझो, इंडस्ट्री समझो, एक्सटर्नल फैक्टर्स देखो. ऑलराइट, देन नफो, एन फॉर नेचर ऑफ द एंटिटी. नेचर ऑफ द एंटिटी में खास करके ऊफी, उनके ऑपरेशंस क्या है, ओनरशिप क्या है, हु हैज फाइनेंस देम, इन्वेस्टमेंट्स मेड बाय देम. देन नफो, ए फॉर अकाउंटिंग पॉलिसीज, एफ फॉर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ट्रेंड एनालिसिस,
go for what are their objective strategies. Suppose if they want to go for expansion strategy like Air India and stuff, तो उसके भी रिस्क अलग होते हैं, डेट इंक्रीज हो सकता है, ऑलराइट, कैन बी अ प्रॉब्लम. Okay, so points to be considered. Understanding the entity and its environment, knowledge of client's business. और अगर ये है, what are the benefits of understanding the entity and its environment? Why it is important to understand the entity and its environment? What is the significance of understanding the entity and its environment? तो hello, Samer, Samer, Samer. Alright. ये अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड एनवायरनमेंट से पता चलता है समेर कि स्पेशल एरियाज कौन से हैं जहां पे ध्यान देना है, और एविडेंस कौन सा चाहिए, मेथोडोलॉजी क्या रखूं, देन व्हाट इज द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, द रिस्क एरियाज, ऑलराइट. सो लुक एट दिस, स्पेशल एरियाज क्या है, एविडेंस क्या चाहिए, मटेरियलिटी क्या रखूं मैं, ऑलराइट, एक्सपर्ट की जरूरत पड़ सकती है क्या, रिस्क एनालिसिस टू बी डन, ऑलराइट. सो दीज आर द बेनिफिट्स, ओके, of understanding the entity and its environment. We are moving ahead. We are moving ahead. इंटरनल कंट्रोल के कंसेप्ट्स काफी सारे इंपॉर्टेंट है, और बट मैंने क्लियर कोडिंग करके रखा है, शुड नॉट बी अ बिग इशू. वैसे नॉर्मली इंटरनल कंट्रोल इज नथिंग बट जो भी मैनेजमेंट स्टेप्स लेता है टू एंश्योर दैट फ्रॉड एंड एरर ना हो, दैट इज इंटरनल कंट्रोल. यस सर, यस सर. सो देयर इज अ डेफिनेशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल विच वी नीड टू डू इट प्रॉपर्ली. व्हाट इज इंटरनल कंट्रोल? प्रोसेस designed, implemented, and maintained by management. Those charge with governance. उनका सिस्टम बनाना is their responsibility. Right? Because management, those charged with governance, they want to provide you with reasonable assurance. Right? कि don't worry, हम लोग हमारा काम कर रहे हैं, हमारे पास पूरा फोला का सिस्टम है, our financial reporting is reliable, our operations are effective and efficient. All right. Don't worry, we are complying with laws and regulations. We are safeguarding our assets. ये सबको लेकर सिस्टम है, and we are giving you reasonable assurance about that. 100% गारंटी तो मैनेजमेंट भी नहीं दे सकता. So that is definition of internal control. फिर क्लियरली क्वेश्चन है, एकदम सीधा सीधा क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव ऑफ इंटरनल कंट्रोल. व्हाई अकाउंटिंग सिस्टम क्यों सेटअप करता है कोई, व्हाई अकाउंटिंग सिस्टम पे कंट्रोल्स क्यों चाहिए, टा 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 टा, सो दैट ट्रांजैक्शंस आर प्रॉपर्ली रिकॉर्डेड, so that transactions are properly authorized. That assets are safeguarded. All right. And जो भी आपके पीरियोडिक वेरिफिकेशन होना चाहिए असेट्स का, कि जो एक्चुअल असेट्स है वर्सेस जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में टैली हो रहे हैं कि नहीं हो रहे. सो आई नीड 4 points, 2 points on transactions, 2 points on assets. That is why the code word is tan. Then why, what is the objective of implementing controls in an accounting system? Yes, come on. All right. आगे का जो है, अब ये मॉड्यूल क्वेश्चन नहीं है इसलिए मैं ज्यादा इसके ऊपर आई एम नॉट स्ट्रेसिंग इट, ऑलराइट. पर ये एक छोटे में बता देता हूँ, सिर्फ इतना बोल रहा है कि अगर आप एयर इंडिया का ऑडिट कर रहे हो, यू आर नॉट वरीड कि एयर इंडिया की फ्लाइट उड़ती कैसी है. यू आर वरीड अबाउट एयर इंडिया का फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को लेकर जो भी इनकम, एक्सपेंसेस, टैक्सेस, पेमेंट्स वगैरह हैं, उसके ऊपर सिस्टम क्या है. सो ऑडिटर इज नॉट वरीड अबाउट ऑल इंटरनल कंट्रोल्स, इज वरीड ओनली अबाउट इंटरनल कंट्रोल्स व्हिच आर रेलेवेंट टू ऑडिट एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. ऑलराइट. तो ये ऑडिटर जो डिसीजन लेता है कौन से फैक्टर्स पे लेते हैं वो दिया हुआ है. सो कोडिंग एंड एवरीथिंग इज देयर. इफ यू वांट यू कैन बाय इट और यू कैन मूव इट. ऑलराइट. ओके. लिमिटेशंस ऑफ इंटरनल कंट्रोल, ऑल्दो एकदम क्लियर क्वेश्चन न्यू सिलेबस के अंदर नहीं दिख रहा है, बट दिस इज ऑलवेज बीन देयर फेवरेट इन द ओल्ड सिलेबस, इसलिए इसको स्किप नहीं करेंगे हम. इंटरनल कंट्रोल जो 100% गारंटी नहीं दे सकते, इवन दे कैन ओनली प्रोवाइड रीजनेबल अश्योरेंस. उसमें सबसे बड़े प्रॉब्लम्स क्या क्या होते हैं, व्हाट आर द लिमिटेशंस. एक तो लिमिटेशन हो जाती है ह्यूमन एरर की इन सिस्टम इम्प्लीमेंटेशन, सिस्टम ब्रेकडाउन वगैरह हो सकते हैं. ऑलराइट. देन कल्यूजन हो जाता है. व्हाट इज कल्यूजन? मैं कितना भी डिवाइड करूं, व्हाट इफ ऑल माय एम्प्लॉइज प्लान टू कमिट अ फ्रॉड टुगेदर, फ्रेंड्स फॉर लाइफ, फ्रॉड फॉर एवर, सीक्रेट अंडरस्टैंडिंग बिटवीन टू पार्टीज. ऑलराइट. देन एट द एंड ऑफ द डे कंट्रोल्स डिपेंड तो जजमेंट पे ही पड़ते हैं, एंड जजमेंट बाय मैनेजमेंट कैन बी फॉल्टी. मैं कितना भी ट्राई करूं बट माय जजमेंट कैन बी फॉल्टी. ऑलराइट. देन मैं कितना भी समझाऊं पर सामने वाला ना समझे तो लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग बाय द एम्प्लॉयज, उनको सिस्टम ही ना समझ में आए, व्हाट इफ दे आर नॉट एबल टू यूज द सिस्टम प्रॉपर्ली. ऑलराइट. एंड जो स्मॉल एंटिटीज होती हैं, स्मॉल एंटिटीज में बिकॉज ऑफ हाई कॉस्ट इन्वॉल्व, ऑलराइट, it is not possible to properly implement the system, to implement
सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज वगैरह को डिवाइड करने वाला काम, ये सब इंप्लीमेंट नहीं हो सकता। इनफैक्ट करेक्टिंग करेक्ट के लिए याद रखना है, एमसीक्यू के लिए भी याद रखना, स्मॉल एंटिटीज में कंट्रोल फेलियर का चांसेस हाई, नॉट लो, कंट्रोल रिस्क इज हाई। सो ये सब लिमिटेशन है इंटरनल कंट्रोल की। और भी लिख सकते हो, कॉस्ट कंस्ट्रेंट्स, ऑलराइट, abuse of power by senior authority, correct, and that is why internal control cannot provide absolute assurance। easy answer है, इसलिए फटाफट करवा भी दिया आपको। then listen to me, ये वाला मॉड्यूल में बहुत क्वेश्चंस पूछे इसके ऊपर, राइट, कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल, एंड स्टूडेंट्स को अच्छा नहीं लगता ही। सो आई विल बी वेरी क्विक विद दिस, एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम आई विल एंश्योर दैट भाई थोड़ी रीजनेबल चीजें तो कवर कर रहा हूँ। कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल, जैसे अभी ह्यूमन बॉडी के कंपोनेंट्स जो है वो हैंड, लेग्स वगैरह, ये सब ह्यूमन बॉडी के कंपोनेंट्स हैं, करेक्ट। तो वैसे अगर कोई भी कंपनी इमेजिन करो, उसका जो पूरा इंटरनल कंट्रोल सिस्टम होता है वो कितनी चीजों से बनता है, हाउ मेनी पार्ट्स कम टुगेदर, तब जाके इंटरनल कंट्रोल बनता है, दैट इज कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल। पहले तो मैनेजमेंट, एम्प्लॉयज, दोज चार्ज विद गवर्नेंस, खास करके मैनेजमेंट एंड टीसीडब्ल्यूजी, दे शुड क्रिएट सम वर्क कल्चर। बिकॉज अगर उनका ही वर्क कल्चर बराबर नहीं है, इफ देयर एटीट्यूड इटसेल्फ इज रॉन्ग, तो पीपल आर नॉट गोइंग टू ट्रस्ट देम। सर आंख बंद क्यों रखी, ताकि मैं आपको लॉजिकली प्रूव कर सकूं, बहुत लॉजिकल है कि उनको पहले एक वर्क कल्चर बनाना है। खाली वर्क कल्चर बना के तुम सब कुछ तो नहीं हो जाएगा। then they need to sit and think what can go wrong, how much can go wrong, where there can be error, where there can be fraud। तो एंटिटी के पास खुद का एक रिस्क असेसमेंट प्रोसेस होना चाहिए, राइट। देन आफ्टर थिंकिंग व्हाट कैन गो रॉन्ग, हाउ मच कैन गो रॉन्ग, ऐसा मैनेजमेंट को सोचना है। आफ्टर थिंकिंग दे नीड टू इंप्लीमेंट एन अकाउंटिंग सिस्टम, स्टार्ट टू एंड एक ट्रांजेक्शन कैसे फ्लो होगा, दैट इज कॉल्ड एज इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड प्रोसेसेस रिलेटेड टू फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, राइट। ये पूरी सिस्टम के अंदर कहीं पे भी एरर ना हो, इसलिए उनको इंप्लीमेंट करने पड़ेंगे कंट्रोल्स, लाइक ऑथराइजेशन, लाइक ड्यूटीज को डिवाइड करना, लाइक परफॉर्मेंस को रिव्यू करते रहना। ये सब कंट्रोल्स होते हैं ना बेटा, ये सब कंट्रोल्स होते हैं। एंड ये पूरी की पूरी सिस्टम, ऑलराइट, ये उनका वर्क कल्चर, ये उनका रिस्क असेसमेंट प्रोसेस, अरे ये उनका इंफॉर्मेशन सिस्टम, अरे ये उनके कंट्रोल्स, बेटा ये सब कुछ सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है, फॉर दैट दे हैव टू इंप्लीमेंट मॉनिटरिंग, करेक्ट। सो मैंने क्राइम कोड वर्ड दिया है, बट लॉजिकली, ऑलराइट, वर्क कल्चर से शुरू होता है और मॉनिटरिंग पे बंद होता है। अब वर्क कल्चर वर्ड याद नहीं रख सकते तो बोलते कंट्रोल एनवायरनमेंट पे शुरू होता है और मॉनिटरिंग पे बंद होता है। सो कोड वर्ड क्राइम इज जस्ट टू अट्रैक्ट यू टू द नोट्स, अदरवाइज लॉजिकली दिस इज अ वेरी गुड आंसर। ओह वाह, मजा आ गया आंख बंद करके। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस सर, यस सर, यस सर, ऑलराइट, आराम से होता है यार। सो लुक एट दिस, अब मॉड्यूल ने क्या इसके ऊपर एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन दिया है। So only crime code word will not help you. You should know exactly what is this point. तो थोड़ा तो पता होना जरूरी है, एकदम 100% बायट नहीं। कंट्रोल एनवायरनमेंट मीन्स वर्क कल्चर, वर्क कल्चर, ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी ऑफ मैनेजमेंट, एटीट्यूड ऑफ द मैनेजमेंट, ये सब चीजों को लेकर कुछ पॉइंट रहेगा, मतलब कंट्रोल एनवायरनमेंट को लेकर है। ए ए ए एटीट्यूड, एक्शन, अवेयरनेस, अप्रोच, ह्यूमन रिसोर्सेज को कैसे संभाल रहे हैं, हाँ, एथिक्स वेथिक्स, तो ये सब कंट्रोल एनवायरनमेंट को लेके है। एम आई क्लियर विद दिस? यस सर, यस सर, यस सर, ऑलराइट। सो लुक एट दिस एलिमेंट्स, कंट्रोल एनवायरनमेंट के भी कितनी चीजों से बनता है कंट्रोल एनवायरनमेंट, तो देखो मैंने तो कोड वर्ड दे दिया, इसमें बहुत ज्यादा याद रखना पॉसिबल नहीं है। ह्यूमन फिलोसॉफी इज टू कमिट, कम्युनिकेट, पार्टिसिपेट एंड ऑर्गेनाइज, एक माहौल बनाना है, वर्क कल्चर। तो कितनी चीजों से बनता है सर? माहौल तो ना, मतलब एक डोंट डू लाइक दैट, नो सच एक्टिंग। सब कंट्रोल एनवायरनमेंट, माहौल, वर्क कल्चर कितनी चीजों से बनता है? ह्यूमन, ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसीज, इसके ऊपर एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है कि ऑडिटर को कंपनी की ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसीज के बारे में जानना है, तो ऑडिटर क्या जानने की ट्राई कर रहा है? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस सर, यस सर, ऑलराइट। सो ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसीज, कंपनी की फिलोसॉफी क्या है, मैनेजमेंट की फिलोसॉफी क्या है, वो लोग कमिटमेंट टू कॉम्पिटेंस दिखाते हैं कि नहीं दिखाते, कम्युनिकेशन ऑफ एथिकल वैल्यूज करते हैं कि नहीं करते हैं, टीसीडब्ल्यूजी खुद पार्टिसिपेट करता है कि नहीं करता है, ऑलराइट। देन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, यानी हु रिपोर्ट्स टू हुम, सबको अपने अपने रोल की क्लैरिटी है कि नहीं है। सो दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ कंट्रोल एनवायरनमेंट। एम आई क्लियर विद दिस? यस, यस, यस। ह्यूमन फिलोसॉफी is to commit, communicate, participate and organize. Yes, sir. All right. तो ये हो गया आपका कंट्रोल एनवायरनमेंट। ये दो के ऊपर ज्यादा कुछ क्वेश्चंस है नहीं, है वैसे, पर मॉड्यूल में इतने क्वेश्चंस नहीं है, तो दैट इज व्हाई आई एम नॉट गोइंग इनटू टू मच डिटेल। एक वन रीड करना रहेगा तो कर सकते हो। कंट्रोल एक्टिविटीज को लेकर,
कंट्रोल एक्टिविटीज, अलग अलग टेक्निक्स जो मैनेजमेंट यूज करता है इन ऑर्डर टू इंप्लीमेंट इंटरनल कंट्रोल। सर, सेग्रीगेट ड्यूटीज को डिवाइड करना, ऑथोराइज करवाना चीजों को, रिकंसिलेशन करवाना, प्रोसेसिंग के ऊपर कंट्रोल्स रखना, ऑल ऑफ दीज आर नथिंग बट कंट्रोल एक्टिविटीज। सो कंट्रोल एक्टिविटीज को लेकर इफ यू वांट मी टू गिव यू एग्जांपल, so look at this, authorize IPS to perform या authorize SIP to perform, है ना? तो ऑथराइजेशन रखवाना, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग करवाना, फिजिकल कंट्रोल्स इंप्लीमेंट करना, ड्यूटीज को डिवाइड करना, परफॉर्मेंस रिव्यू करवाना, ये सब क्या होता है बेटा? कंट्रोल एक्टिविटीज। क्या होता है ये सब? कंट्रोल एक्टिविटीज। एम आई क्लियर विद दिस? यस सर, यस सर, यस सर। ऑलराइट, देन मॉनिटरिंग टेक्निक्स, पूरी सिस्टम के ऊपर मैनेजमेंट को मॉनिटरिंग करना है। अब ये मॉनिटरिंग कैसे करेंगे वो लोग? दैट इज ऑल्सो वन मॉड्यूल क्वेश्चन है। मॉनिटरिंग के ऊपर आया, मॉनिटरिंग मॉनिटरिंग, ऑलराइट। तो मैंने एक कोड वर्ड बना के रखा है दैट इमेजिन यू आर द CFO वगैरह। तो ये ऊपर वाली घर में कुछ रिनोवेशन चल रहा है, रिक्वेस्टेड देम कि बच्चों का एग्जाम्स है, अब थोड़ी देर के लिए कोऑपरेट करो, बट दे आर नॉट कोऑपरेटिंग, तो छोड़ो, मैं अपना कंटिन्यू कर रहा हूँ। ऑलराइट, सो लुक एट दिस, separately evaluate X on ongoing basis. So monitoring of controls, separately evaluate X on ongoing basis. सबसे अगर मैनेज CFO और मेरे को मॉनिटरिंग इंप्लीमेंट करना है, सबसे पहले आई कैन हैव अ सेपरेट डिपार्टमेंट जो अलग से सेपरेट इवैल्यूएशन करता रहे। ओके, लाइक इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट अलग से इवैल्यूएशन करता रहता है कंट्रोल्स का। देन एक्स, मैं खुद एक्सटर्नल पार्टी से बात कर सकता हूँ, लाइक डेटर्स, क्रेडिटर्स एंड स्टफ। ऑलराइट, विद देम आई कैन अंडरस्टैंड कि मेरा एम्प्लॉयज बराबर काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। सो कम्युनिकेशन विद एक्सटर्नल पार्टीज एंड मंथ एंड रिपोर्टिंग, डे एंड रिपोर्टिंग ऐसा करना है ऑन गोइंग बेसिस। तो ऑन गोइंग बेसिस, वैसे नॉर्मल एक्टिविटीज के अंदर ही मॉनिटरिंग डाल सकता हूँ। वर्क परफॉर्म बाय वन पर्सन विल बी ऑटोमेटिकली चेक्ड बाय अनदर पर्सन। यस सर, यस सर, यस सर। सो वन मोर टाइम, तीन मेजर क्वेश्चन है मॉड्यूल में। एक कंट्रोल एनवायरनमेंट में एप्लीकेशन बेस्ड ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसीज को लेकर, कंट्रोल एक्टिविटीज भी एप्लीकेशन बेस्ड आ सकता है। ऑथोराइज IPS टू परफॉर्म याद रखना। जैसे फाइनल CA में परफॉर्मेंस रिव्यू के ऊपर एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है कि हर एक डिपार्टमेंट का परफॉर्मेंस रिव्यू हो रहा है, तो एक्चुअली क्या है ये? तो बच्चों ने मॉनिटरिंग मार्क कर दिया, इट इज नॉट मॉनिटरिंग, इट इज कंट्रोल एक्टिविटी। मॉनिटरिंग तो जो मैनेजमेंट करता है इन ऑर्डर टू एंश्योर कि सिस्टम सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है, टू मॉनिटर द सिस्टम। ऑलराइट, तो ये थोड़ा याद रखना। तो ऐसा फाइनल से में एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन था, सो इट कैन बी एट योर लेवल आल्सो। एंड मॉनिटरिंग एक्टिविटीज आया, मॉनिटरिंग एक्स क्या, सॉरी, अगर मॉनिटरिंग एक्टिविटीज आया देन सेपरेटली इवैल्यूएट एक्स ऑन ऑनगोइंग बेसिस एंड योर जॉब इज डन। एम आई क्लियर विद दिस? यस सर, यस सर। बाकी बेनिफिट्स ऑफ इवैल्यूएशन ऑफ कंट्रोल को लेकर तीन इलस्ट्रेशन क्वेश्चंस है। ऑलराइट, बट इट इज वेरी सिंपल। एक पूरी सिस्टम को हम इवैल्यूएट करते क्यों है यार? ऑलराइट, सो दैट वी कैन कम टू नो अबाउट एरर, फ्रॉड कहाँ हो सकता है। ऑलराइट, हमें पता चलेगा एग्जैक्टली हमें कौन सी टेक्निक यूज करनी है, हमारा एक्सटेंट एंड डेप्थ ऑफ वेरिफिकेशन क्या होना चाहिए, वेदर एंटिटी के रिकॉर्ड्स आर रिलायबल और नॉट, कहाँ पे वीक कंट्रोल्स है, कहाँ पे एक्सेसिव कंट्रोल्स हैं। ऑलराइट, एक एडिक्वेट सिस्टम ऑफ इंटरनल कंट्रोल यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मैनेजमेंट अपना काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कैन वी गिव देम सम सजेशंस जस्ट टू इम्प्रूव देयर सिस्टम एंड स्टफ। तो यार इसमें आई कैन नॉट आस्क यू टू बाय हार्ट एवरीथिंग। क्या है इवैल्यूएशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल के बेनिफिट्स? मेरे हिसाब से तो ये इजीली क्लिक होता है कि एरर, फ्रॉड कहाँ पे पता चलता है। ऑलराइट, देन एटलीस्ट वी कैन कम टू नो अबाउट द चांस। देन कितना डेप्थ में काम करना पता चलता है, विच टेक्निक वी आर सपोज्ड टू यूज ये पता चलता है। सो इफ यू कैन जस्ट राइट दीज मेनी पॉइंट्स देन ऑल्सो से फाइन। बाकी एक तो चीज होती है रिस्क असेसमेंट में, इट हेल्प्स अस इन आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। इतना बोल तो बात खत्म कर दो। अरे एम आई क्लियर विद दिस? यस और नो सर? यस सर, यस सर, यस सर। ऑलराइट, प्लीज अगर ये एफर्ट पसंद आ रहा है तो लाइक कमेंट्स कुछ करो, लेट अदर पीपल आल्सो कम टू नो अबाउट दिस कि प्रज्ञेश सर किस तरीके से स्टूडेंट्स के साथ खड़े हैं। ऑलराइट, आप टेलीग्राम चेक करो, यू विल कम टू नो। ओके, नाउ एवरीवन ओवर हियर। तो ये आपका हो गया। एक और एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, टेक्निक्स टू इवैल्यूएट एंड अंडरस्टैंड इंटरनल कंट्रोल। लिसन टू मी। अब ऑडिटर के एंगल से सोचो, अगर एक ऑडिटर पूरी सिस्टम को अंडरस्टैंड करना चाहता है, इफ एन ऑडिटर वांट्स टू अंडरस्टैंड द एंटायर सिस्टम ऑफ मैनेजमेंट, तो क्या क्या टेक्निक्स यूज करता है? इन स्मॉल कंपनीज हम लोग एक पेन पेपर लेके जाते हैं या तो वो लैपटॉप लेके जाते हैं, वी आस्क देम क्वेश्चंस, थोड़ा बहुत वो जवाब देते हैं और हम लोग ना एक वर्ड डॉक्यूमेंट बना के उसको पैराग्राफ फॉर्म में लिख देते हैं, दैट्स इट। दैट इज कॉल्ड एज नरेटिव रिकॉर्ड। वन मोर टाइम, नरेटिव रिकॉर्ड यानी डिस्क्रिप्शन, नरेटिव रिकॉर्ड यानी डिस्क्रिप्शन, पैराग्राफ फॉर्म, डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन, पैराग्राफ फॉर्म, डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन। ऑलराइट, ये स्मॉल एंटिटीज के लिए ही सूटेबल होता है। डिसएडवांटेज क्या होता है पैराग्राफ फॉर्म के? इट इज वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, वेरी डिफिकल्ट टू नो इनकॉर्पोरेट चेंजेस। ऑलराइट, एग्जैक्ट प्रिसाइज इन्फॉर्मेशन पता नहीं चलता। जो भी आपको पैराग्राफ फॉर्म के डिसएडवांटेज लिखने लिखो। ऑलराइट, देन लिसन टू मी।
फिर एक और टेक्निक है क्वेश्चन। क्वेश्चनर के अंदर क्या होता है, हम लोग क्वेश्चंस पूछते हैं, ऑलराइट, एंड हमको आंसर मिलते हैं। आंसर यस, नो या नॉट एप्लीकेबल फॉर्म में होता है। बट अब जो मैं पूछने वाला हूँ, ध्यान से, अब जो मैं कहने वाला हूँ, प्लीज बी फोकस्ड ऑन माई नेक्स्ट फ्यू लाइन्स। आपको पता है ये चेकलिस्ट है ना, ये भी क्वेश्चन आंसर फॉर्म में हो सकता है। माय गॉड सर, देन व्हाट इज द डिफरेंस? अब सुनो मेरी बात। सपोज परचेज ऑर्डर को लेकर मैं कर रहा हूँ, ये आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड देयर परचेज ऑर्डर सिस्टम। माय फर्स्ट क्वेश्चन टू देम, परचेज ऑर्डर प्रोसेसिंग इज अप्रोप्रिएट, परचेज ऑर्डर प्रोसेसिंग इज अप्रोप्रिएट, परचेज ऑर्डर ऑथराइजेशन इज अप्रोप्रिएट। ओके, ये मैंने क्या किया, ये सिर्फ मैंने ब्रॉड पॉइंटर्स रखे, ऑलराइट, and I've asked it in the form of a question, but this is not a question. Nair nair means small question on every single area. One big area is broken down into number of questions. All right, so listen to me very carefully. अगर यही वेदर परचेस ऑर्डर इज अप्रोप्रिएट और नॉट पे 50 क्वेश्चन पूछू, जो मैं मेरे रेगुलर कोर्सेज में करके दिखाता हूँ डेमो, ऑलराइट, देन इट इज अ क्वेश्चन नेर, ऑलराइट। So there is a difference between checklist and questionnaire. Checklist is only for a broad area. बोलो, checklist is only for a broad area. Questionnaire में one broad area is broken down into various number of small questions on each stage. Alright. चेकलिस्ट जो होता है ना, वो क्लाइंट को तो सेंड भी नहीं किया जाता, सिर्फ एक इंटरनल रिमाइंडर के लिए होता है। यू नो व्हेन यू क्रिएट योर शॉपिंग चेकलिस्ट, कितना कोडवर्ड स्टाइल में होता है और आपके खुद के लिए होता है, यू आर नॉट गोइंग टू सेंड इट टू एनीवन। Whereas questionnaire is actually officially sent to the client, एंड क्लाइंट के एम्प्लॉयज उसे फिलअप करते हैं, दे कम बैक टू अस, राइट। एंड देन अगर हमें कुछ एरर्स मिलता है, देन वी मूव इट। सो लिसन टू मी, टू मेन डिफरेंसेस, चेकलिस्ट ब्रॉड एरिया, क्वेश्चनर वन ब्रॉड एरिया इज ब्रोकन डाउन इनटू वेरियस नंबर ऑफ क्वेश्चंस, सब क्वेश्चंस एंड स्टफ। Whereas checklist is for internal reminder to the audit team, but questionnaire is officially sent to the client, and client fills it up, client employees fill it up, and then if there is a problem or some clarification, then auditor goes there। ऑलराइट, तो ये दो मेन एरियाज ऑफ डिफरेंसेस आप याद रखो फॉर चेकलिस्ट एंड क्वेश्चनर, ऑलराइट। बाकी आपको थोड़ा रीड करना है, अंदर आप कर सकते हो। फ्लो चार्ट ग्राफिक प्रेजेंटेशन होता है, एक डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन होता है, ऑलराइट। एंटायर सिस्टम का डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन, इट इज द मोस्ट कंसाइज वे, एकदम प्रिसाइज वे ऑफ प्रेजेंटिंग, एक बर्ड्स आई व्यू दे देता है फ्लो चार्ट, ऑलराइट। सो वी कैन कीप ऑन राइटिंग अबाउट सच पॉइंट्स। चलो, मैं ये प्रैक्टिकली मेरे बैचेस में करवाता हूँ। चलो, आस्क मी क्वेश्चंस। सपोज अगर मेरा कोचिंग क्लास का एडमिशंस का क्वेश्चंस पूछना है, तो क्वेश्चन नेयर बनाओ। तो स्टूडेंट्स ना 8-10 क्वेश्चंस पूछते हैं, वेदर ड्यूटीज आर डिवाइडेड, वेदर क्वेश्चंस ऐसे होने चाहिए जो येस नो में आंसर है, ऑलराइट, फॉर क्वेश्चन। ओके, सो लेट अस से whether duties are divided, whether cash payment is accepted, all right, whether there is a contingency plan if the receptionist is not available for admission, वो बहुत कुछ पूछते हैं। मैं बोलता हूँ तुमने इतना कैसे पूछ लिया भैया? बोलता है सर, हमने अज्यूम किया कि कुछ तो सिस्टम तो होगा, कुछ डॉक्यूमेंट्स तो मेंटेन होते होंगे, अरे कुछ डिवीजन ऑफ ड्यूटीज तो होगा। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, जब कोई भी बंदा क्वेश्चनर बनाता है, जब कोई भी पर्सन क्वेश्चनर बनाता है, तो देयर आर सर्टेन अजम्पशंस कि कुछ प्रोसीजर्स होगी जो कॉमन होगी, जो एसेंशियल प्रोसीजर्स होंगी, कहीं ना कहीं कुछ डिवीजन ऑफ ड्यूटीज होता होगा और कुछ प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होता होगा। सारे के सारे अजम्पशंस याद मत रखो, ऑलराइट। सो प्लीज बी केयरफुल। चलो, थोड़ा एमसीक्यू। स्मॉल एंटिटीज के लिए जो भी यूज करते हैं, दैट इज नरेटिव रिकॉर्ड। When one broad area is broken down into various number of questions जहाँ पे आंसर yes no में हो, तो इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चन है। ग्राफिक प्रेजेंटेशन यानी डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन तो फ्लो चार्ट। इंटरनल रिमाइंडर ऑफ द टीम के लिए यूज किया जाता है एक टेक्निक, तो दैट इज चेकलिस्ट, ऑलराइट। ओके, बेस्ट प्रेजेंटेशन कहाँ पे होता है? फ्लो चार्ट में। बेस्ट टेक्निक कौन सी है? नो आंसर, नन ऑफ दिस, बिकॉज इट विल डिपेंड अपॉन फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस। जैसे स्मॉल एंटिटीज है तो नरेटिव रिकॉर्ड से काम चल जाता है। मोस्ट वाइडली यूज टेक्निक कौन सी है? बेस्ट नहीं, मोस्ट वाइडली कॉमन टेक्निक क्वेश्चनर। क्वेश्चनर इज द मोस्ट वाइडली यूज्ड टेक्निक, ऑलराइट। बस हो गया, हो गया, हो गया। टेक्निक्स टू इवैल्यूएट एंड अंडरस्टैंड इंटरनल कंट्रोल, या तो मेथड्स टू इवैल्यूएट एंड अंडरस्टैंड इंटरनल कंट्रोल। यस सर, यस सर, यस सर। SA 330 टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स का पूरा टेक्निकल एस्पेक्ट डाला हुआ है इन द न्यू सिलेबस विच इज अ न्यू एडिशन। हाउएवर व्हेन आई गो टू द क्वेश्चंस, तो उसके अंदर ऐसा कुछ क्लियरली नहीं दिखता, खाली केस स्टडी सेकंड का जो सिनेरियो है उसमें भी प्रैक्टिकली पूछते हैं, मतलब ऐसा कुछ नहीं है दैट देयर इज अ वेरी टफ क्वेश्चन ऑन दैट, ऑलराइट। सो आई वुड सजेस्ट दैट पूरा डिटेल में करके जाने की जरूरत नहीं है। खाली इतना एक मॉड्यूल क्वेश्चन है कि टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स में हम लोग क्या करते हैं। कुछ भी टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स क्या है ना, बोलने का ऑब्टेन एविडेंस अबाउट ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस।
कि वेदर कंट्रोल्स आर फंक्शनिंग इफेक्टिवली और नॉट। उसमें मुझे क्या देखना है, डिजाइन ऑफ द कंट्रोल्स देखना है, इंप्लीमेंटेशन बराबर से किया कि नहीं वो, एंड ऑपरेशन ऑफ द कंट्रोल, डिजाइन सुटेबल है कि नहीं, एंड ऑपरेशन सही से चल रहा है कि नहीं चल रहा है। दैट्स इट। इतना खाली याद रखो व्हेन इट कम्स टू टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स, इफ आई लुक एट द मॉड्यूल क्वेश्चंस एंड एनालिसिस, करेक्ट। अदरवाइज देयर आर सम टेक्निकल डिस्कशंस ओवर दिस, किसी को जाके देखना है तो मेरे फाइनल से के चेकलिस्ट में से देख सकता है, रिवीजन प्लेलिस्ट में से। अच्छा लुक, ओल्ड कोर्स में एक ये क्वेश्चन बहुत बार आया था, तो उसको खाली खत्म कर देते हैं। ओल्ड कोर्स में कि जब भी आप कंट्रोल टेस्टिंग करते हो, वेन एवर यू गो फॉर कंट्रोल टेस्टिंग, एंड उसमें से कुछ एरर्स मिलते हैं जिसको हम डेविएशंस बोलते हैं, अगर कंट्रोल्स में कुछ एरर मिलते हैं तो डेविएशंस बोलते हैं। Then in that case, we ask some questions कि चलो सिस्टम में थोड़े बहुत एरर्स मिले, कैन आई स्टिल ट्रस्ट यू, आई मीन कैन आई स्टिल ट्रस्ट दिस सिस्टम, डू आई नीड टू टेस्ट मोर, कहीं मैं गलत कंक्लूजन पे तो नहीं आ रहा हूं, एंड इफ द सिस्टम इज रियली नॉट ट्रस्टवर्दी, तो क्या मुझे मेरा अभी सैंपल साइज फॉर इनवॉइसेस डिटेल्स इंक्रीज करना पड़ेगा, बिकॉज व्हेन द सिस्टम में डाउट आ जाता है देन एक्सटर्नल कंफर्मेशन वगैरह सब इंक्रीज करना पड़ता है। सो ये वाला एग्जैक्टली दिस पॉइंट, when there are deviations from the prescribed controls, so what are the specific inquiries to be conducted, can I still trust, rely upon this system, do I need to perform additional test, and क्या मुझे increase करना पड़ेगा मेरी substantive procedures यानी test of details। so रस याद रखो, can I still rely upon the system, do I need to perform additional test, and क्या मुझे test of details, external confirmation, substantive procedures को increase करना पड़ेगा। these are the three inquiries to be done when deviations from the prescribed controls are detected। yes sir, yes sir, yes sir, all right। देन अगर आप देखोगे तो ऑडिट इन ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट यानी डिजिटल ऑडिट करके 3-4 पेजेस का कंटेंट डाला हुआ है, ऑलराइट, इन द मॉड्यूल। एंड व्हेन वी लुक एट द क्वेश्चन, ऑलराइट, ऑफ द मॉड्यूल, तो कितने एरियाज है जिसके ऊपर वो लोग क्वेश्चन करते हैं, ऑलराइट। सो ये जस्ट अ मिनट, ऑलराइट। सो कितने एरियाज है जिसके ऊपर वो लोग क्वेश्चन कर रहे हैं, एंड दे हैव ऑलरेडी क्वेश्चनड इन द पास्ट आल्सो, ऑलराइट। सो ये एक चैप्टर था ओल्ड कोर्स में व्हिच हैज बीन नाउ इंक्लूडेड एज अ पार्ट ऑफ जस्ट फ्यू डिस्कशंस, ऑलराइट। तो कुछ इतने एरियाज है, विल गो स्टेप बाय स्टेप ओवर हियर। टाइप्स ऑफ कंट्रोल्स इन ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट, कंप्यूटर इमेजिन करो कंप्यूटर, लेट अस से बैंक इमेजिन करो बैंक, बैंक के अंदर देयर आर 50 एप्लीकेशंस, 50 सॉफ्टवेयर्स एंड स्टफ, बट ओवरऑल सारे एप्लीकेशंस में देयर आर सम कॉमन कंट्रोल्स जो सारे एप्लीकेशंस के लिए होते हैं। जैसे 50 एप्लीकेशंस का डेटा स्टोर कहाँ होगा, ये 50 एप्लीकेशंस को लेकर आईटी पॉलिसी क्या होनी चाहिए, एथिकल प्रैक्टिसेस क्या होनी चाहिए। सो ऐसे कंट्रोल्स विच आर कॉमनली एप्लीकेबल टू ऑल द एप्लीकेशंस, उसको हम कहते हैं जनरल आईटी कंट्रोल्स। व्हाट डू वी कॉल देम एज जनरल आईटी कंट्रोल्स। एंड जनरल आईटी कंट्रोल्स के अंदर नॉर्मली आपको पादा दिखता है, दैट फॉर ऑल द एप्लीकेशंस, अगर चेंजेस करने पड़े तो क्या, प्रोग्राम चेंजेस, फॉर ऑल द एप्लीकेशंस सिक्योरिटी क्या होगी, सीधा जनरल होता है ना, सिक्योरिटी एंड स्टफ इज जनरल। फॉर ऑल द एप्लीकेशंस डेटा कहाँ पे सेंटर होगा, राइट। एंड फॉर ऑल द एप्लीकेशंस, राइट, एक कॉमन सिस्टम क्या होना चाहिए हमारा, राइट। सो दैट इज कॉल्ड एज पादा, ओके, जनरल आईटी कंट्रोल्स। देन हर एक एप्लीकेशन, एवरी सिंगल इंडिविजुअल एप्लीकेशन के अंदर, इनसाइड दैट आल्सो देयर आर सम एप्लीकेशन कंट्रोल्स, ऑलराइट, which is both inside the application and the automated controls. Then there are manual controls on how to operate that particular system, dividing the duties and stuff, alright। अभी सैलरी एचआर प्रोसेसिंग ले लो, सैलरी का एप्लीकेशन, ऑलराइट। तो सैलरी एप्लीकेशन के अंदर जो एप्लीकेशन स्पेसिफिक कंट्रोल्स होगा, दोज आर एप्लीकेशन कंट्रोल्स, ओके। देन सैलरी एप्लीकेशन से जो सॉफ्टवेयर से डेटा बाहर आएगा, based upon that HR manager will take action। so HR manager is dependent upon data thrown by the system, that is called as IT dependent manual controls, all right। so everyone over here, gut या tag, don't forget them, या guy best है, all right। एक जनरल आईटी कंट्रोल्स, एप्लीकेशन कंट्रोल्स एंड आईटी डिपेंडेंट, हमें टी फॉर टेक्नोलॉजी डिपेंडेंट करना है, आईटी डिपेंडेंट मैनुअल कंट्रोल, सो गाय, ओके। नेवर फॉरगेट दीज आर द टाइप्स ऑफ कंट्रोल्स इन ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट। लेकिन ये एग्जैक्टली मॉड्यूल क्वेश्चन यहाँ पे, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन एप्लीकेशन कंट्रोल्स एंड जनरल आईटी कंट्रोल्स, ऑलराइट। कि जनरल आईटी के जो कंट्रोल्स है वो सपोर्ट करते हैं सारी एप्लीकेशंस को, सो दे सपोर्ट द फंक्शनिंग ऑफ एप्लीकेशन कंट्रोल्स, एंड बोथ ऑफ देम आर नीडेड, तो ही तो जाके पूरा सिस्टम बराबर चलेगा।
All right. So they are also application controls will be dependent upon the general IT controls. And खाली general IT control से पूरा नहीं चल सकता है. Every application also needs to have its own system. So please, 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 please remember this. All right, for automated environment. I know you hate this topic, but we are trying our level best. Okay, to ensure that at least थोड़ा थोड़ा आप तो करके जाओ. की फीचर्स ऑफ एन ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट. ये फाइनल्स, ये इंटरेस्ट, ये ओल्ड क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है. की फीचर्स ऑफ एन ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट, व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ एन ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट. सो यू कैन सी कैफे लीजा. एक ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट के मेन फीचर्स क्या होते हैं? कनेक्टिविटी इज बेटर, एक्यूरेसी ऑफ द प्रोसेसिंग, ये ऑपरेशन फास्ट फास्ट हो जाता है, एरर्स आर लेस, लेटेस्ट इंफॉर्मेशन मिलती है, इन बिजनेस इंटीग्रेट हो जाता है, सारे सॉफ्टवेयर एक दूसरे से इंटीग्रेट हो जाते हैं. ऑलराइट, सिक्योरिटी बहुत ही बेटर हो जाती है, देयर इज एबिलिटी टू प्रोसेस लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा. सो सब कुछ याद मत रखो, दो तीन याद रख लो यार, प्लीज 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 प्लीज. एंड इवन इन द ओल्ड कोर्स, अंडरस्टैंडिंग एन ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट वाज आल्सो वेरी वेरी रिपीटेडली आस्क्ड. ऑलराइट, अंडरस्टैंडिंग एन ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट. ज्यादा मत समझो, बस एक दो तीन पॉइंट रख लो. अ, चलो, मुझे पूरा कंपनी का सिस्टम समझ रहा है. ए बैंक, विच एप्लीकेशन यू आर यूजिंग रे? अच्छा, इंफॉर्मेशन सिस्टम कौन सा यूज कर रहे हो? अच्छा, यू हैव डेवलप्ड इट और यू हैव जस्ट परचेस्ड स्टैंडर्ड सॉफ्टवेयर? ओके, लुक एट दिस, पैकेज सिस्टम वर्सेस इन हाउस सिस्टम. ऑलराइट, इसका पर्पस क्या है एप्लीकेशन का, कौन हैंडल करता है? 3-4 पॉइंट्स, डोंट रिमेंबर एवरीथिंग. ओके, प्लीज 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 प्लीज, फॉर अंडरस्टैंडिंग एन ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट, प्लीज प्लीज, रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट. ऑलराइट, देन या डेटा एनालिटिक्स वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है. मॉड्यूल में भी दे हैव आस्क्ड इट. व्हाट इज डेटा एनालिटिक्स? यूजिंग कंप्यूटर टेक्निक्स, लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा में से, रॉ डेटा में से मीनिंगफुल कंक्लूजन निकाल. सो आई एम यूजिंग कंप्यूटर टेक्निक्स ऑन अ लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा, फ्रॉम दैट आई एम टेकिंग आउट मीनिंगफुल कंक्लूजन. When this same thing is done in audit, all right, so that is called as using data analytics in audit. All right, तो डेटा एनालिटिक्स को जो ऑडिट में यूज करते हैं उसको कैट कहते हैं, CAAT, कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक्स. ऑलराइट, एंड ये डेटा एनालिटिक्स हेल्प कैसे कर सकता है, ऑडिटर को कैसे हेल्प कर सकता है? इट विल हेल्प मीन, पूरा ऑडिट बोल दो ना. इट विल हेल्प मीन चेकिंग कंप्लीटनेस ऑफ डेटा, एक्यूरेसी ऑफ डेटा, रिलायबिलिटी ऑफ डेटा, रिकैलकुलेशन. ऑलराइट, सब में हेल्प करेगा. सो यू कैन इजीली फेकोफाई दैट देयर आर सर्टेन बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग डेटा एनालिटिक्स. यस सर, यस सर, यस सर, यस सर. ऑलराइट, देन जब आईटी में से कुछ फाइंडिंग्स मिलती हैं, जब आईटी का टेस्टिंग हो गया तो फाइंडिंग्स में क्या होगा? वेदर देयर आर वीकनेसेस, व्हाट काइंड ऑफ एक्शंस कैन बी टेकन. बस बस, ज्यादा नहीं ज्यादा नहीं ज्यादा नहीं. ऑलराइट, ओके, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स. ओके, सो वहां पे मेरा ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट का एटलीस्ट व्हाट एवर इज देयर इन द मॉड्यूल, व्हाट वाज आस्क्ड इन द पास्ट, ऑलराइट, एंड लिटिल बिट विद कॉमन सेंस यू कैन राइट. ऑलराइट, मैं ज्यादा आपको बाय ऐड करने के लिए नहीं बोल सकता यहाँ पे. ओके, नाउ एवरीवन ओवर हियर. The last discussion when it comes to risk assessment and internal control is about internal financial controls as per regulatory requirements. So section 143 subsection 3 clause I of Companies Act 2013 में एक requirement है, ये आपको MCQ में आ सकता है. Alright, that as an auditor मुझे रिपोर्ट बनानी होती है that whether कंपनी के जो internal financial controls, so what do you mean by internal financial controls? The controls which are related to the financial statements, not all internal controls. Alright, तो जितने भी कंपनी के इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स है, एज एन ऑडिटर मुझे एक रिपोर्ट बनानी होती है, वेदर दे आर फंक्शनिंग इफेक्टिवली और नॉट. एंड ये जो रिपोर्ट होती है, दिस रिपोर्ट आई हैव टू अटैच इट बिहाइंड माय मेन ऑडिट रिपोर्ट. ऑलराइट, इट गोज एज एन एनेक्सर. तो किसको किसको एप्लीकेबल नहीं है ये? ऑलराइट, दिस कैन बी योर एमसीक्यू. इट इज नॉट एप्लीकेबल टू 1% कंपनी, इट इज नॉट एप्लीकेबल टू स्मॉल कंपनी. यानी 1% कंपनी या स्मॉल कंपनी के ऑडिटर को ऐसा कुछ टेस्ट करके ओपिनियन एक्सप्रेस करने की जरूरत नहीं है. ऑलराइट, सो ऐसा रिपोर्ट के पीछे ऐसे एनेक्शर वगैरह करने की जरूरत नहीं है. इट इज ऑल्सो नॉट एप्लीकेबल टू अ प्राइवेट कंपनी जिसका, प्लीज बी केयरफुल विद दिस, दो लिमिट है. एक टर्नओवर का 50 करोड़ एंड बोरिंग्स का 25 करोड़. सो अगर प्राइवेट कंपनी का टर्नओवर इज लेस देन 50 करोड़ एंड बोरिंग्स इज लेस देन 25 करोड़, दोनों लेस देन 50-25, दोनों लेस देन 50-25, हायर फिगर टर्नओवर का होगा, लोअर फिगर विल बी बोरिंग्स का. कॉमन सेंस है. If both the conditions are fulfilled, only then private company can be exempt. अगर दोनों में से एक भी कंडीशन फुलफिल नहीं हुआ, then प्राइवेट कंपनी को IFCFR यानी इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स विद रिस्पेक्ट टू फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एप्लीकेबल हो जाएगा. ऑलराइट, वैसे टेक्निकल है, बोरिंग्स किससे गिनना है, क्या गिनना है, you can just read it once. All right, but this is broadly the requirement. Normal interest level पे they will just test the limits and they will move ahead. एकदम एकदम डिटेल में टर्नओवर क्या होता है, नहीं क्या होता है, they will not get into that.
यस सर, यस सर, यस सर। तो इतना आपका रिस्क असेसमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल के लिए इंपॉर्टेंट है। एक 2 मिनट सुन लो, प्लीज लिसन टू मी फॉर 2 मिनट्स। व्हेन वी लुक एट दिस चैप्टर ऑफ रिस्क असेसमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल, ऑलराइट, यहाँ जो टेक्निकल एस्पेक्ट्स थे, मैं आई टोल्ड यू व्हाटएवर वाज इंपॉर्टेंट मैंने खत्म कर दिया। बट देन इसके अंदर एक बहुत ही ब्यूटीफुल कंसेप्ट है, वेरी लॉजिकल सुपर्ब कंसेप्ट अबाउट SA 320 मटेरियलिटी इन प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग एन ऑडिट। इट कैन बी आस्क्ड एज अ प्रॉपर एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन ऑल्सो। ऑलराइट, तो क्या करो, अभी ये वीडियो को पॉज करो, यहां तक का थोड़ा याद कर लो। ऑलराइट, वॉट एवर आई मार्क्ड M notes will get on the Telegram channel. Alright, and you can mark it on your own also. If you take a printout, it will be great. Okay, or just look at this video and just do it 3 to 4 times. Screenshots वगैरह लेके, then take 5-10 minutes break. Then SA 320 खत्म करो. But SA 320, how you will finish it? Listen to me very carefully. So if you go to my channel The Audit Academy, चैनल में जाके प्लेलिस्ट में जाओ, प्लेलिस्ट में, राइट, प्लेलिस्ट में जाओगे, ये वाला प्लेलिस्ट मिलेगा, CA फाइनल ऑडिट मैराथन May 23 ऑनवर्ड्स। उसके अंदर दिस पर्टिकुलर वीडियो अबाउट SA 300 and 400 सीरीज, उसके अंदर यू विल फाइंड SA 320। उफ, 25-30 मिनट्स मैक्सिमम डिस्कशन, जस्ट हियर इट। इवन इफ यू कीप मॉड्यूल ओपन तो भी चलेगा, वो मॉड्यूल भी कवर हो जाता है उसमें, और योर ओन नोट्स और माई नोट्स, जस्ट हियर इट एंड ट्रस्ट मी, दैट विल बी गेम चेंजिंग। ओके, but if you want to just do the module questions, all right, because you don't have time at all, which I don't recommend for 320, 320 is very application based, करो तो बेटर है। बट अगर मैं सिर्फ मॉड्यूल क्वेश्चन की बात करूँ या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करूँ, तो ये डॉक्यूमेंटिंग मटेरियलिटी, रिलेशनशिप बिटवीन मटेरियलिटी एंड ऑडिट रिस्क, एंड ये वाला जो फैक्टर्स टू बी कंसिडर्ड है फॉर बेंचमार्क, सो दीज हैव बीन द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस व्हेन इट कम्स टू मटेरियलिटी। यस सर, यस सर, यस सर, ऑलराइट। बट आई रियली रियली होप क्या वो वीडियो एक बार जाके सुनोगे, सो दैट यू विल गेट कंप्लीट एप्लीकेशन बेस्ड नॉलेज, बस ये बहुत बड़ी केस स्टडी में एज एन MCQ भी बन के आने के चांस है इसके। ऑलराइट, बस इतना कर लो, यू आर डन विथ रिस्क असेसमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल। जस्ट गो थ्रू द मॉड्यूल क्वेश्चंस एक बार अगर देखना है तो, बिकॉज आई हैव कवर्ड इट, बट स्टिल इफ यू वांट टू जस्ट सी कि क्वेश्चन फ्रेम कैसे क्या कर लो, दैट्स इट, रिलैक्स नाउ। ऑलराइट, all the very best. Thank you so much.